नमस्कार दोस्तों, दक्ष 411 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग के बीच लेकर आए हैं इतिहास का दूसरा पार्ट। और पहले पार्ट में बताया गया कि जो पाषाण काल के बारे में बताया गया, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल। ठीक है। अब आज हम बात वहाँ बेसिक चीजें बताए गए, इतिहास का परिचय बताया गया। इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना है और किन किन शब्दों से मिलकर बना है, हिंदी शब्द से बना है कि संस्कृत शब्द से बना है। और ये भी बताया गया कि उसके इतिहासकार कौन है, कौन खोज करता है, पूरा विस्तार वहां बताया गया पहले भाग में। आज भाग हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे भाग की बात अगर हम करते हैं तो आज हम देखते हैं कि इतिहास का वर्गीकरण तो इसके पहले बारे में बता चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है, प्राचीन इतिहास। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। ये भाग दूसरा है। क्या है? भाग दूसरा है, प्राचीन इतिहास। तो देखिएगा, प्राचीन इतिहास में हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल पढ़ते हैं और इसी बातों को याद रखिएगा। ज्यादातर हमने क्या बताया, नोट्स आप बनाएंगे। नोट्स बनाएंगे। इतिहास दो भागों में पढ़ाया जाएगा। एक डायरेक्ट जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले वो पढ़ाया जाएगा और एक पूरा विस्तार पढ़ाया जाएगा। ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हमारे मित्र हैं, पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, आईएएस का देना चाहते हैं, समीक्षा अधिकारी का देना चाहते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी रेलवे बैंक के लिए जो भी एग्जाम, टेट सीटेट, यही क्लास काफी है। बाकी आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी के लिए क्या होगा कि इसके पहले इसके बाद जो इतिहास शुरू करने जा रहे हैं उसको आप विस्तार पढ़ेंगे, दोनों को कंबाइन करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, पाषाण काल को एक और नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पाषाण काल को एक नाम से और जाना जाता है जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्राग, याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो याद रखें, चाहे प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन का पहला पार्ट हम दे चुके हैं, उसमें इतिहास का परिचय बताए हैं। अब आज हम लोग बात करते हैं प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। अब पाषाण काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब बात हम करते हैं, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए हम बात करते हैं, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? याद रखिएगा, पहले की बात अगर हम करते हैं तो पूरा पाषाण काल क्या होता है? पूरा पूरा पाषाण पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण पाषाण काल। और तीसरा आता है आधुनिक। याद रखिएगा कि यहाँ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्या आता है? नवपाषाण काल। याद रखिएगा, काल तो आप समझ जाएंगे, यहाँ काल लिखा गया है, समझ लीजिए। काल लिख दिए तो काल समझ जाइएगा। यहाँ भी काल लिखे तो काल लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है, काल हो गया। ठीक है। अब बात हम करते हैं कि प्राचीन इतिहास में पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन मिला। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। अब बात सर आते हैं इस क्वेश्चन पे कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो बात हम करते हैं खोजकर्ता। खोजकर्ता अगर पूछ लिया जाए कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट है, रॉबर्ट ब्रूस ब्रूस फूड फूड। ठीक है। अगर पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है तो रॉबर्ट ब्रूस फूड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल।
तो इसके खोजकर्ता सी एल कार्लाइस है, कार्लाइस भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कार्लाइल है, कार्लाइस ही लिखिएगा, सा है कार्लाइस, ठीक है। और इसके जो खोजकर्ता है जॉन लुबाब साहब है, लुबाब साहब है, साहब, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या है, पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। अब बात हम करते हैं कि पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट महोदय जी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो सीआर कार्लाइस भी कहा जाता है, कार्लाइल भी है। और नवपाषाण काल के खोजकर्ता कौन है, जॉन लुबाब साहब है। ये 3 ऐसे खोजकर्ता है जो 3 क्वेश्चन ए और 1 क्वेश्चन ए, 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, ठीक है। आप लोग नोट्स करते चलिएगा और कॉपी पेन तो पास में जरूर रखिएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक, जितना टॉपिक बताया जा रहा है। या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक। आइए बात हम करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब बात पूरा पाषाण काल क्या होता है, किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल को भी बताया गया, पहला पॉइंट कि पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है, तो अभी बताया गया रॉबर्ट ब्रूस फूट है, रॉबर्ट ब्रूस फूट है, किसके, पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता है। क्या है, खोजकर्ता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए क्या ये है, ये याद रखिएगा रॉबर्ट और ब्रूस जो है ये इतिहासकार नहीं है, एक भूगर्भ वैज्ञानिक है। याद रखिए, इस प्रश्न को दिमाग में रख लीजिएगा, ये क्या है, ये भूगर्भ वैज्ञानिक है, गर्भ वैज्ञानिक है, ना कि इतिहासकार है, वैज्ञानिक है। क्या है, भूगर्भ वैज्ञानिक है, ना कि इतिहासकार है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब कहा जाता है कि पूरा पाषाण काल से एक उपकरण प्राप्त हुआ है। क्या है, पूरा पाषाण काल से एक उपकरण प्राप्त हुआ है, एक उपकरण प्राप्त हुआ है जिसे हैंडेक्स कहते हैं, कुल्हाड़ी कहते हैं। क्या है, कुल्हाड़ी कहते हैं, कुल्हाड़ी या हैंडेक्स कहा जाता है, हैंडेक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न ये पूछा जाए कि जो पूरा पाषाण काल से कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुआ है, तो कुल्हाड़ी याद रखिएगा पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुआ है, लेकिन कहां से प्राप्त हुआ है, पूरा पाषाण काल कहां से, पल्लवरम से प्राप्त हुआ है, पल्लवरम से प्राप्त हुआ है, पल्लवरम से प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ, पल्लवरम है, पल्लवरम से प्राप्त हुआ है, पल्लवरम से प्राप्त हुआ है। अगर पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ये जो उपकरण प्राप्त हुआ है वो है कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी जो प्राप्त हुआ है कहां से प्राप्त हुआ, पल्लवरम से प्राप्त हुआ है। अगर ये पूछा जाए कि पल्लवरम कहां पर है, तो मद्रास में है। पल्लवरम कहां है, मद्रास में है, कहां है, मद्रास में है, मद्रास में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा, कभी किसी कारणवश
अगर लिखावटी में कहीं त्रुटियां कोई पाया जाता तो उसको आप क्षमा करिएगा मित्रों, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा नोट करिएगा, ठीक है। जो लिख रहा हूँ उस पर थोड़ा कम ध्यान दिए, क्योंकि यहाँ राइटिंग पे ध्यान नहीं देना, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ज्यादा ध्यान दिए कि लिखने में कभी हो सकता है मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो रॉबर्ट महोदय जो खोज करता क्या है, भूगर्भ 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 वैज्ञानिक है, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, ना कि इतिहासकार हैं। और याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत एक उपकरण प्राप्त हुआ, एक उपकरण जो प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ, कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ। अब कुल्हाड़ी को इंग्लिश में हैंडेक्स से प्राप्त हुआ। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, पल्लवरम से प्राप्त हुआ। अगर पूछा जाए पल्लवरम कहाँ पर है तो मद्रास में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, मद्रास में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब आगे देखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि जो कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ था किसका बना हुआ था, तो याद रखिए वह किसका बना हुआ था, पत्थरों का बना हुआ था। किसका था बना था, पत्थर का बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था, याद रखिएगा इस बात। अब बात हम करते हैं पूरा पाषाण काल के साक्ष्य। साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कहाँ कहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो याद रखिएगा ये पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मुख्यतः नदियों के घाटियों से मिलते हैं, नदियों के घाटियों से मिलते हैं। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो साक्ष्य मिलते हैं नदियों के घाटियों से मिलते हैं, नदियों के घाटियों से मिलते हैं। साक्ष्य मतलब क्या होता है, जैसे याद रखिएगा कोई जैसे आप घर बनवाएं और 20 25 30 40 50 साल के बाद जो भी एक पीढ़ी अगर दोबारा देखते, अगर कोई वहां कार्य करता है तो जैसे मिट्टी के बना हुआ बर्तन पाया तो बाद में, या मान लीजिए कोई बेंच है, चेयर है, या कोई मिट्टी का बर्तन कोई भी कुछ साल बाद अगर पूरा मिलता तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ इस तरह मिट्टी के बर्तन थे, या बेंच था, या चेयर था, जो भी था, या कोई साक्ष्य था वहां, ठीक है। इसका मतलब याद रखिए उस पर पढ़ा नहीं जा सकता, सिर्फ उसको क्या था, साक्ष्य देखा गया था। तो साक्ष्य नदियों के घाटियों से मिलते थे। और याद रखिएगा कुछ उत्तर प्रदेश में नदियां बहती हैं, वहां से मिली है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुछ जो नदियां हैं, नदियां हैं, नदियां उत्तर प्रदेश की जो कुछ नदियां हैं वहां से कुछ साक्ष्य इसके मिलते हैं। जैसे याद रखिएगा यही उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जैसे मध्य भाग में उत्तर भारत में नदियां जो बहती हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसमें जो नदियां बहती है, एक नदी बहती है जिसे बेलन नदी कहते हैं, बेलन नदी घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलन नदी, बेलन नदी घाटी कहते हैं, घाटी कहते हैं। यहां से सर इसके साक्ष्य क्या मिलते हैं, बेलन नदी घाटी, यहाँ से क्या मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। याद रखिए उत्तर प्रदेश में एक नदी बहती है जिसे बेलन नदी घाटी कहते हैं। और यहाँ से याद रखिएगा ये जो प्राप्त यहाँ से साक्ष्य इसके जो मिले हैं, ठीक है, मूर्तियां मिली हैं। क्या मिली है, मूर्तियां मिली हुई, हड्डी की बनी हुई, क्या कहते हैं, हड्डी की बनी हुई एक मूर्ति मिला है, हड्डी, हड्डी की बनी एक मूर्ति मिली है, ठीक है। और यह हड्डी की बनी हुई जो एक मूर्ति मिली है, कहां से मिली है, याद रखें बेलन नदी घाटी से तो मिली है, लेकिन हड्डी की जो बनी हुई एक मूर्ति है कहां से मिली है, लोहदा नाला से मिली है। कहां से मिली है, लोहदा नाला, लोहदा नाला, लोहदा नाला से मिला है, ठीक है, लोहदा नाला से मिला है। और जो हड्डी की बनी हुई मूर्ति होती है, ठीक है, हड्डी की जो बनी हुई मूर्ति होती है इसे मात्र देवी की मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मात्र मात्र देवी की मूर्ति कहते हैं। इसे कहते हैं मात्र देवी की मूर्ति कहते हैं। इस बात पे याद रखें, जितना हम दिखा रहे उतना हम आपको याद करा देंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है।
ठीक, माता देवी की मूर्ति कहते हैं। और ये कहाँ से मिला है? लोहदा नाला से मिला है। और अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थित है माता देवी की मूर्ति कहाँ पर है, तो कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में, शाम्बी में, याद रखिएगा। ये तो हम बात करते हैं इसका, याद रखिएगा। अब जितना हमने बताया उसको एक बार सुन लीजिए पहले, ठीक है? जितना बताया गया उसको पहले सुनिए, आगे फिर चलते हैं। ध्यान सुनिएगा। पूरा पाषाण के अंतर्गत पत्थर जो कुल्हाड़ी मिला है, ठीक है, कुल्हाड़ी किसका बना हुआ था? पत्थरों का बना हुआ था। अगर पूछा जाए पूरा पाषाण के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय जी है। क्लियर हुआ? याद रखना। और यहाँ से एक उपकरण प्राप्त हुआ है जो कुल्हाड़ी जो पत्थरों का बना हुआ था, जिसे हैंडसेक कहते हैं। और ये किसका बना हुआ था? पत्थरों का बना हुआ था। अगर पूछा जाए इसके साक्ष्य क्या क्या है, तो इसके साक्ष्य जो मिलते हैं नदियों के घाटियों से मिलते हैं। और नदी के उत्तर प्रदेश में एक नदी बहती है जिसे बेलन नदी घाटी कहते हैं। और बेलन नदी घाटी से हड्डी की बनी हुई एक मूर्ति मिलता है। क्या मिला? एक बेलन नदी घाटी से एक हड्डी की बनी हुई मूर्ति मिला, ठीक है। और मूर्ति कैसी थी? वो मूर्ति क्या थी? माता देवी की मूर्ति थी। किसकी? माता देवी की मूर्ति थी। कहाँ से मिला पूछा जाए तो लोहदा नाला से मिला। कहाँ से मिला? लोहदा नाला से मिला, ठीक है। अब याद रखिएगा जो ये माता देवी की मूर्ति है कहाँ पर स्थित है, तो कौशाम्बी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। इतना तो क्लियर हुआ, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं आगे। याद रखिएगा इस बात को, सिर्फ जितने क्वेश्चन फैक्ट पूछे जाते हैं पेपर में, पीसीएस हो आईएएस हो, जहां क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन ही आपको बताया जा रहा है। उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इसका दूसरा जो भाग लाएंगे उसको विस्तार में एक बार पूरा बताएंगे। जीरो लेवल से वहां भी शुरू होगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। कुछ साक्ष्य और भी मिलते हैं, जैसे नर्मदा नदी से मिलते हैं। इसके साक्ष्य जो मिलते हैं नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। नर्मदा नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। क्या मिलता है? क्या मिलता है? इसके साक्ष्य, साक्ष्य जो मिलते हैं। एक यहाँ पर एक स्थान है जिसे कहा जाता है हथनौरा। क्या है? हथनौरा। एक स्थान मिलता है हथनौरा और दूसरा है भीमबेटका। भीमबेटका। क्या है? एक नर्मदा नदी घाटी से एक साक्ष्य जो मिलता है, यहाँ के जो साक्ष्य मिलते हैं, एक स्थान का नाम है। ये हथनौरा क्या है? एक स्थान का नाम है। एक स्थान का नाम है। क्या है? स्थान का नाम है। और भीमबेटका जो है ये भी क्या है? स्थान का नाम है। याद रखिएगा, ठीक है, ये नाम है। और इस बात को याद रखें, यहां से जो साक्ष्य मिलता है मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। हथनौरा से क्या मिलता है? मानव 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 की खोपड़ी, खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए मानव की खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा हथनौरा से मिलता है। हथनौरा कहाँ है? नर्मदा नदी घाटी से मिलता है, ठीक है। नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत है हथनौरा पड़ता है। हथनौरा एक स्थान का नाम है। हथनौरा में एक नदी है जो नर्मदा नदी है। और याद रखिए यहाँ से क्या मिलता है? मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। कितना क्लियर हुआ? अगर पूछ लिया जाए जो भीमबेटका है, भीमबेटका ये भी क्या है? एक स्थान है। क्या है? एक स्थान है। याद रखिएगा इसकी खोज किसने किया था? भीमबेटका की खोज किसने किया था? एक स्थान का नाम है जिसे वारकरकर महोदय कहते हैं। वारकरकर, वारकरकर महोदय, ठीक है। याद रखिएगा भीमबेटका एक स्थान है जिसके खोजकर्ता कौन है? वारकरकर महोदय जी हैं। इस बात को याद रखिएगा।
अगर पूछ लिया जाए वारकरका महोदय ने किया था ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के याद रखिएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के यम लिख देना, समझ जाइएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो स्थान है भीमबेटका है, भीमबेटका स्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और याद रखिए इसकी खोज किसने किया था, वारकरकर महोदय ने किया था। इस बात को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए। यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से गुफा चित्रकारिता का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, यहाँ से जो मिलता है, यहाँ से जो साक्ष्य इसके मिलते हैं, गुफा चित्रकारिता गुफा चित्रकारिता का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, भीमबेटका से। यहाँ तक ये हुआ। अब एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत में एक नर्मदा नदी घाटी से साक्ष्य मिलते हैं। अब नर्मदा नदी घाटी से दो स्थान मिलता है, याद रखें, एक का स्थान नाम हथनौरा और एक का नाम है भीमबेटका। अगर पूछा जाए हथनौरा से क्या साक्ष्य मिलता है, हथनौरा से याद रखिए मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। इस बात को याद रखिएगा, मानव के खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। दूसरा एक स्थान है भीमबेटका की खोज किसने किया था, तो वारकरकर महोदय ने किया था। ये कहाँ पर है, जो भीमबेटका कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ से कौन सा साक्ष्य मिलता है, तो गुफा चित्रकारिता का साक्ष्य मिलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब आइए बात हम करते हैं मानव की जीवन पद्धति क्या था। मानव की जीवन पद्धति इसी पाषाण काल में, मानव की जीवन पद्धति याद रखिएगा, सिर्फ सुनते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। मानव की जीवन की पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा मानव की जीवन पद्धति में पॉइंट देखिए, नोट कर लीजिएगा पहला, ठीक है। यहाँ मानो आप ऐसे जान लीजिएगा, मानो पहले लोग जब थे तो कहाँ बसे होंगे, नदियों के किनारे, और नदियों के किनारे बसे होंगे और गुफा क्षेत्र के किनारे। क्यों, नदी के किनारे अगर रहेंगे तो पीने के लिए पानी, और गुफा क्षेत्र के अंतर्गत रहेंगे तो याद रखिएगा वहां से फल और जो भी मिल जाएंगे, ठीक है, जानवर मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा ये दो स्थान से यहाँ मिलते हैं। मानव की जीवन पद्धति शुरू हुआ एक नदी से, नदी क्षेत्र, और दूसरा हुआ गुफा क्षेत्र। क्या हुआ, एक नदी क्षेत्र हो गया और एक क्या हुआ, नदी क्षेत्र और गुफा क्षेत्र। यहां से पीने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, और यहां से खाने के लिए फल, मांस, मछली आदि लिख सकते, ठीक है। तो मानव को जो जीवन पद्धति था, याद रखिएगा एक नदी क्षेत्र के पास में था और एक गुफा क्षेत्र में पास था। कहने का मतलब याद रखिएगा अगर नदियों के किनारे लोग बसते थे तो पीने के लिए इनको पानी मिल जाता था। और याद रखिएगा गुफा बना के रहते थे, तो गुफा बना के इसलिए रहते थे, यहाँ से क्या करते थे, शिकारी पर यहाँ से शिकार कर लेते थे, तो और क्या करते थे, यहाँ रह जाते थे। रहने के लिए इस समय इनका क्या था, एक घर बन गया था, ठीक है। अब मानव की जीवन पद्धति यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब याद रखिएगा जब ये लोग पाषाण काल की अगर बीच बात करते हैं तो ये लोग क्या थे, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते तो ये लोग क्या थे, ये शिकारी थे। क्या थे, ये शिकारी थे। ये लोग शिकारी थे, ठीक है। कौन, पूरा पाषाण काल के लोग क्या करते थे, पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो क्या कर रहते थे, वो शिकारी होते थे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब अगला देखिएगा,
अब इस काल में मानव को अग्नि का तो ज्ञान था। याद रखिएगा प्रश्न क्या पूछा जाएगा। इस काल के जो मानव थे, इस काल के जो मानव थे इनको अग्नि का ज्ञान था, लेकिन प्रयोग करना नहीं जानते थे। याद रखिएगा, लेकिन प्रयोग करना नहीं जानते थे। किसमें? पूरा पाषाण काल की बात मैं कर रहा हूं। पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उनको अग्नि का ज्ञान हो चुका था, लेकिन प्रयोग करना नहीं जानते थे कि कैसे इसको जलाया जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा पूरा पाषाण काल के लोग जो थे क्या थे, वो शिकारी थे, हंटर। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। और जब ये लोग शिकारी हुआ करते थे, अग्नि का प्रयोग ज्ञान हो गया था लेकिन प्रयोग करना नहीं जानते थे, इसीलिए इनको कहा गया आदि मानव। क्या कहा गया? इसीलिए इनको कहा गया आदि मानव। आदि मानव कहा गया। क्या कहा गया? आदि मानव कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात हम करते हैं, इस काल के जो मानव थे खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या हुआ बताइए? इस काल के जो मानव थे, पूरा पाषाण काल के जो मानव थे खाद्य संग्राहक थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जानवर क्या करते थे? मारते थे। मारने के बाद जो खाते थे, खाने के बाद जो बच जाता था उसको रख देते थे अगले दिन के लिए, और इसी को कहा गया क्या? खाद्य संग्रह। समझ में? खाद्य संग्रह किसे कहते हैं? याद रखिएगा इस बात को। और याद रखिएगा इस काल के जो मानव थे, याद रखिएगा इस काल के जो मानव थे ये बर्बर भी थे, असभ्य थे। बर्बर का मतलब समझ रहे हैं? बर्बर असभ्य का मतलब जैसे ये आज के जमाने में क्या लोग बफर लगा के या मेज लगा के कुर्सी लगा के बढ़िया से अच्छे से बैठते हैं, लेकिन इस समय ये लोग ऐसा नहीं करते थे। असभ्य थे, बर्बर थे, मतलब इनको ज्ञान नहीं था कैसे खाया जाएगा, बस इनको मिला बस खाएं। ठीक है, ये लोग को पढ़ना लिखना नहीं था, बस खाली जानवर के पीछे भागना रहता था, मारे खाए और ये कोई एक काम नहीं है। आजकल के जमाने में क्या मोबाइल भी चलाना है, पढ़ना भी है। तो याद रखिए मानव की जीवन पद्धति क्या था? मानव की जीवन पद्धति नदी क्षेत्र से और गुफा क्षेत्र से। नदी क्षेत्र की बात अगर करते हैं तो पीने के लिए पानी मिल जाता था, और खाने के लिए क्या मिल जाता था? फल और मांस मछली मिल जाता था। और याद रखें कि इस मानव की जो जीवन पद्धति था, याद रखिए ये लोग क्या होते थे? ये लोग शिकारी होते थे। ये क्या करते थे? सुबह से निकले शिकार करते करते, जहां शाम हो गया वहीं क्या रुक जाते थे, फिर सुबह दौड़ते रहते थे, और जो मांस मिलता था, जो जानवर को शिकार कर लेते थे, ये लोग खाते थे, और खाने के बाद जो बच जाता था उसे रख देते थे। उसी को खाद्य संग्राहक भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल के मानव क्या थे? खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरी बात, इस काल के मानव को अग्नि का ज्ञान था। इस काल के मानव को अग्नि का ज्ञान था, लेकिन प्रयोग करना नहीं जानते थे। याद रखिएगा, लेकिन प्रयोग करना नहीं जानते थे कि कैसे इसको जलाया जाएगा। ठीक है, और इस काल के मानव को बर्बर भी कहा जाता था और असभ्य भी कहा जाता था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा, अब आप लोग से वही रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए भाई, शेयर करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा, और लगातार आपको हम वीडियो देते हैं। अगले भाग में हम मिलते हैं मध्य पाषाण काल। ये तो अभी पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर उसके बाद आते सैंधव सभ्यता। ठीक है, जितना क्वेश्चन आने वाला हिस्ट्री से है, इतिहास से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, एसएससी, एमटीएस, जीडी, जो भी कहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरे गारंटी के साथ में करा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप नोट्स बनाते जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो लिख रहा हूँ उस पर कम ध्यान दीजिएगा, उसको समझते सीख जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में मध्य पाषाण काल के बारे में मिलते हैं। आप लोग ऐसे बस चैनल पे जुड़े रहिएगा, 10 411 क्लासेस